नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू पुष्पम। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जो दिया हुआ है त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति से अक्सर बच्चे डरते हैं। त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही पसीना छूट जाता कि भाई त्रिकोणमिति कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे। तो इन सारे बातों को छोड़कर आइए आज मेरे साथ जुड़िए और आप देखिए कि मैं इस त्रिकोणमिति को कैसे बहुत ही साधारण और सिंपल भाषा में बताता हूँ, जिसे आप एक ही बार देखने के बाद समझ जाएंगे और आज के बाद आपके अंदर से इस त्रिकोणमिति के नाम से जो भी भय उत्पन्न होता था वह भय निस्संदेह खत्म हो जाएगा। तो आइए वक्त न गंवाते हुए हम अपने विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। जैसा यहाँ लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में इसे त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति। जैसा कि इससे नाम से ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि त्रिकोणमिति। आप जानते हैं त्रिकोण यानी कि त्रि मतलब क्या होता है, तीन। त्रि मतलब तीन, और यहाँ पर दिया हुआ है कोण। कोण का मतलब होता है कोण, यानी कि अगर इंग्लिश की बात करें तो एंगल हो जाएगा। इसको आप कह दीजिए थ्री, कोण को कह दीजिए आप एंगल, और यहाँ पर मिति दिया हुआ है। मिति का मतलब हो जाएगा माप, जिसे आप इंग्लिश में मेजर कहते हैं। यानी कि इसके नाम से ही अर्थ है कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। यानी कि इसका हम अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। बस त्रिकोणमिति के संदर्भ में ये काफ़ी है कि तीन कोणों की माप। तो अब आप जानते हैं कि तीन कोणों की माप किस में करेंगे। तीन कोणों की माप वाला आकृति ऐसा कौन सा होता है जिसमें तीन एंगल होते हैं। तो तीन एंगल का तो आकृति एक ही है, ट्रायंगल। चतुर्भुज की बात करें तो उसमें चार एंगल होता है। पंचभुज की बात करें तो उसमें पांच एंगल होते हैं। षष्ठभुज की बात करें तो उसमें छह एंगल होते हैं। तो हमें यहाँ तीन एंगल के बारे में बताया गया है। यानी कि हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि ये चैप्टर जो है पूर्णतः त्रिभुज पे ही आधारित है। तो आइए हम उस त्रिभुज के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लें कि अगर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो इस त्रिभुज के बारे में भी बहुत ही बेहद और आसान तरीक़ा से मैंने पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम दोनों ही ऑलरेडी बता दिया है, जिस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की बहुत ही ज़रूरत होती है, जिसको मैंने बहुत ही बेसिक से उसे बताया है। तो आप उसे भी देख लीजिए, और उसके बाद यदि आप इस त्रिकोणमिति को देखते हैं तो शायद लाइफ में कभी आपको त्रिकोणमिति पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद मैं उसी अंदाज से आज बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ही बेसिक से, स्टार्टिंग लेवल से। इससे पीछे, इससे शुरू, इससे बैक कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से मैंने एक एक स्टेप को लेते हुए चलूँगा और उसे बारीकी से डीलिंग करते हुए भी चलूँगा, ताकि कोई भी बच्चे भी देखे तो उसे त्रिकोणमिति समझ में आए, और आज के बाद ये कोई न कहे कि त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड है।
तो चलिए आइए, तो उन दोनों वीडियो को भी आप सामान्यतः देख लेंगे जिसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय और उनका विलोम भी बताया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये आप शायद नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि ये बात किया जाता है, यदि पाइथागोरस प्रमेय का तभी मैंने बात किया, तो उसमें बात किया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल की, यानी कि समकोण त्रिभुज की। तो थोड़ा हम उसका भी कुछ कंसेप्ट यहाँ बता दें कि एक होता है समकोण त्रिभुज। आप नोट डाउन करते जाएंगे तो शायद बेहतरीन होगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल यहीं लिख देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसको हैं, इसके बारे में जान लीजिए। तो इसके बारे में कहते हैं कि जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण समकोण हो, थोड़ा मैं बराबर लिख रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण समकोण हो उसे ही समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण समकोण हो उसे ही समकोण त्रिभुज कहा जाता है। सपोज डैट यहाँ एग्जांपल में देख लीजिए, एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल ऑलरेडी समकोण है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका कोण ए जो है समकोण है, और बाकी का जो ये लंब, आधार और कर्ण की बात है वो भी हम धीरे धीरे बता रहे हैं, जिसके आधार पर आप उसको भी, कर्ण को भी, लंब को भी, आधार को भी बारीकी से उसके डिटेल को आप समझ पाएंगे कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, उसको भी आप बारीकी से समझेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज की बात कर लिए, और पाइथागोरस प्रमेय में सामान्यतः समकोण त्रिभुज का ही बात किया जाता है। तो चलिए आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दें कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। उसे ट्रायंगल जो भी हो उसमें 3 भुजाएं होती है। तो इसमें जो है 3 भुजा जो होता है आधार, लंब और कर्ण। तो इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लें। तो पहला यहाँ पर होता है लंब। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, PRPENDICULAR, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहते किसको हैं कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, यही लिख दिए, आप समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सामने वाली भुजा को ही लंब कहा जाता है। लंब कहा जाता है। आप यहाँ पर इंग्लिश पर भी ध्यान देते हुए चलेंगे, इसलिए कि इसमें जो मैं आगे चल के कुछ फार्मूला बताऊंगा तो उसमें जो है सामान्यतः इंग्लिश ही यूज किया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम पी का यूज करेंगे। अगर आधार आएगा तो उसका हम बेस बी का बात करेंगे, और कर्ण आएगा हाइपोटेनियस, उसमें हम एच का उपयोग करेंगे। तो इसलिए आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसीलिए मैं इंग्लिश को भी साथ लेकर चल रहा हूँ कि लंब कहा जाता है कि समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सामने वाली भुजा को ही क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। तो आप ये बात जानते हैं
कि समकोण त्रिभुज अगर है तो एक कोण समकोण है, बाकी रेस्ट जो भी दो एंगल बचा वो दोनों ही न्यून कोण होगा। तो अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ हम लंब लिखे हैं कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है। तो इसमें अगर न्यून कोण डबल डबल है तो इसका मतलब लंब और आधार दोनों आपस में बदलेंगे और लंब भी डबल डबल होगा और आधार भी डबल डबल होगा, कर्ण सिर्फ एक ही रहेगा। तब इसमें क्या होता है कि यहाँ नज़रिया देखिए आपके आँखों का कि अगर आप इसके व्यू से देख रहे हैं इस एंगल यानी बी के व्यू से, तो इसका सामने देख लीजिए ये भुजा है, यानी कि ये AC क्या हो गया, इसके लिए लंब हो गया। तो ये लंब हो गया और ये कर्ण तो ऑलरेडी है ही, तो रेस्ट जो भुजा बचा वो आधार। अगर यहीं हम अपना व्यू चेंज कर लें, नज़रिया बदल लें, यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो यहाँ की अगर दृष्टि से देखें तो ये भुजा लंब हो जाएगा और ये भुजा आधार, और कर्ण तो फिक्स है, वही कर्ण ही रहेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में यानी कि कर्ण और आधार आपस में अगर हम व्यू देखने का नज़रिया बदलें तो वो आपस में चेंज होते रहेगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि किस एंगल लेकर के चल रहे हैं उसके सापेक्ष हम बात करेंगे। तो मैंने लंब का डेफिनेशन लिख दिया। अब यहाँ पे आप दूसरा बात कर लेते हैं आधार का। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो बेस के संदर्भ में कहना है, आधार के संदर्भ में, कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा, न्यून कोण बनाने वाली भुजा को ही आधार कहा जाता है, आधार कहा जाता है। यानी कि आप आधार के संदर्भ में देख लीजिए कि कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली, यानी कि आप देखिए कि न्यून कोण बनाने वाली कौन सा ऐसा भुजा है जो न्यून कोण बना रहा है। तो अगर इसके व्यू से देखें तो ये भुजा जो है यहाँ पर न्यून कोण बना रहा है, तो ये आधार हो जाएगा। और अगर इसके व्यू से देखें, अगर इसके व्यू से देखें, इस एंगल के व्यू से, तो यही भुजा जो है इसका आधार बना रहा है कर्ण के साथ। अगर इस एंगल के व्यू से देखें तो ये भुजा जो है इस कर्ण के साथ आधार बन रहा है। तो इसीलिए ये भुजा आपस में आधार, अगर इधर से देखें तो ये भुजा आपस में आधार, यानी कि लंब और आधार दोनों को आप फाइनली समझ गए। यदि आप इसे नोट डाउन कर लिए हों, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इसे मैं क्लीन करूँगा और चलूँगा आगे। एक बचा है, लंब और आधार हो गया। अब चलेंगे कर्ण पे, जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं। इसे हम क्लीन करते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाइपोटेनियस की, यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। अब यहाँ है कर्ण, महाभारत वाले कर्ण नहीं है, ये है त्रिभुज वाले कर्ण। तो चलिए आइए त्रिभुज के कर्ण को देखते हैं। हाइपोटेनियस होता है TENUS, हाइपोटेनियस। तो कर्ण के संदर्भ में कहना है कि आप देख लीजिए कि ये दो भुजा हो चुका है। अब इसके आगे ये कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण के बारे में कहेंगे कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को ही कर्ण कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। ये भी बहुत इजी है कि कर्ण के बारे में कहा गया कि ये रहा समकोण, और समकोण के जस्ट सामने में जो भुजा है उसी को कर्ण कहते हैं।
और दूसरी बात एक और भी होता है ये कंसेप्ट कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। आप यहाँ देख लीजिए, एक आधार है एक लंब है, इन दोनों में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो बड़ी वाली भुजा होगी वो कर्ण होगी, या फिर ये बात तो कह ही सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा को ही कर्ण कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं आगे की ओर। यहाँ पर इसके बाद अब बताया गया है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, कि पाइथागोरस प्रमेय आप यदि जानते हैं, देखे हैं, तो बहुत बेहतरीन बात है। यहाँ पर आप अच्छी से समझ पाएंगे। थोड़ा सा मैं एक झलक बता देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय में कहा जाता है और होता भी है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, आधार का स्क्वायर। यानी कि आप कर्ण को हाइपोटेनियस h कह सकते हैं, तो h का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यानी कि ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे झलक दे दिया, बाकी यदि आपको इसमें डिप देखना हो तो मैंने बता ही दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे इजीली देख सकते हैं। देखने में कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम इसे आगे लेके नहीं चलेंगे, अब यहीं से अब आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा इसको नोट डाउन आप कर लिए हों तो क्लीन करेंगे। अब होता है कि त्रिकोणमिति में कुछ निष्पादियाँ होते हैं, तो देखिए क्या क्या होता है, थोड़ा उसको हम इसके बाद फिर उसके आगे चलेंगे। तो त्रिकोणमिति के संदर्भ में जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पादियाँ होते हैं, तो उसको थोड़ा लिख देते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती है कि पहला नंबर होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कोसेक। यही 6 निष्पादियाँ होती है त्रिकोणमिति में, जिसको आधार मान करके, बेस मान करके पूरे त्रिकोणमिति को बताया जाता है, इसी 6 को लेकर के। इसके बाद कुछ भी नहीं है, जो भी है बस इसी 6 पे है। तो ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। एक देख लीजिए यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और एक कोसेक, बस इसी 6 को। मैं इसमें से भी आपको सुविधा के लिए कुछ शॉर्ट कर दूंगा, बस इन तीनों को आपको याद रखना है। अब बाकी देखिए त्रिकोणमिति का कमाल कैसे होता है। तो चलिए आइए इसको भी थोड़ा जान लेते हैं कि अब एक नंबर यहाँ होता है कि साइन, और जैसा आप जानते हैं कि साइन के साथ त्रिकोणमिति में मतलब इस 6 निष्पादियाँ के साथ थीटा का यूज किया जाता है। तो थीटा कैसा होता है, पहले मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ ऊपर में ही कि ये है थीटा का सिंबल, इसे बोला जाता है थीटा। ये है थीटा, इस प्रकार से होता है। तो इसमें साइन के साथ थीटा, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं कि लंब का हो जाएगा परपेंडिकुलर पी और कर्ण का हो गया एच। ये मैंने पहले बोला था कि मैं इसका इंग्लिश लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा। यहीं पर देखिए इसका यूज हो रहा है। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे हर जगह इसका यूज होगा, बहुत तो यूज होगा, कैसे कैसे कहाँ यूज करना है देखते जाइए। दूसरा है साइन के बाद आता है कॉस, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, बी बटा एच। अब तीसरा अगर हम चलेंगे
तो हो जाता है टेन थीटा हो जाता है लंब बटा आधार। और इसको यदि शॉर्ट की बात करें तो ये हो जाएगा P/B। अब चौथा आया कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाता है आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब इसका हो गया B/P। फिर पांचवा का बात करें सेक थीटा, और सेक थीटा का हो जाता है कर्ण बटा आधार, और इसको कहेंगे शॉर्ट में H/B। और एक छठा आखिरी जो है वो है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा लंब, ये कर्ण है, और इसको कहेंगे H/P। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये आपको तो याद था और नॉर्मली लिख दिए। आप जानेंगे ये मेरे को भी याद नहीं है, तो फिर मैंने लिखा कहाँ से? ना मैंने चीटिंग किया है, कहीं से मैंने लिखा भी नहीं है। तो हुआ क्या कि एक बात यह है कि मेरे को ये 3 याद है, ये 10 तक, बस यही तीनों याद है, और इसी की मदद से मैंने बाकी तीनों का भी लिख दिया। कैसे लिख दिया वो ट्रिक मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो थोड़ा मैं स्पेस थोड़ा इधर है, चलो बता देते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये 3 आप अगर याद कर लिए ना तो ये रेस्ट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो आप यहाँ देख लीजिए कि ये उल्टा चल रहा है। टेन का ही उल्टा जो है कॉट है, कोसेक का उल्टा सेक है, और ये साइन का उल्टा, ऊपर वाले का उल्टा, ये आखिरी वाला है। आप यहाँ से देख लीजिए। थोड़ा इसको हम सही से एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको ट्रिक के रूप में नज़र आए। यहाँ देख लीजिए, ये रहा कर्ण का, ये दोनों देख लीजिए, ये दोनों देख लीजिए, और इन दोनों को देख लीजिए, आपस में अपोजिट चलता है। जैसे देख लीजिए टेन का लंब बटा आधार, और ये देख लीजिए आधार बटा लंब, इसी का उल्टा है। कॉस देख लीजिए आधार बटा कर्ण, और सेक देख लीजिए कर्ण बटा आधार, अपोजिट चल रहा है। फिर देख लीजिए साइन का दिया हुआ है लंब बटा कर्ण, और ये दिया हुआ है कर्ण बटा लंब, यानी कि इसी को मैंने 3 को याद कर लिया, अब बाकी रेस्ट इसी 3 से निकल गया। तो आप कहेंगे ज़रूरी तो इन 6 का होता है, तो बाकी याद करने की क्या ज़रूरत, सिर्फ 3 याद कर लीजिए। इसी से जब ज़रूरी होगा तो हम आप भी निकाल लीजिएगा। क्या ज़रूरी है इतना को रटने का, 3 का याद कर लीजिए, बस हो गया। तो अब ये भी हो जाता है कि ये तीनों अगर भूल गए तब, तो ये तीनों भी नहीं भूलेंगे। इसके लिए भी मैंने ये ट्रिक बनाया है आप लोगों को याद करने के लिए। तो चलिए उनको भी थोड़ा हम ट्रिक से ही अप्लाई कर दें। तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा क्लीन करें ताकि ये गंदा हो गया है, फ्रेश रहेगा तब चकाचक दिखेगा। तो आप नोट डाउन कर लिए हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इजीली। अब देखिए उन तीन का ही बात करेंगे हम। यहाँ है साइन थीटा, अभी बताए थे लंब बटा कर्ण, इसको कहते हैं P/H। ये है कॉस थीटा, इसको कहते हैं आधार बटा कर्ण, इसको कहते हैं B/H। एक है टेन थीटा लंब बटा आधार, इसको कहते हैं P/B। तो कहेंगे इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि आपको सिर्फ इन तीनों को ही याद रखना है। तो आप कैसे इसे याद रखेंगे? तो यहाँ देख लीजिए इन तीनों को कैसे याद करेंगे। P/B
बटा एच और है बी बटा एच और है पी बटा बी। यानी कि इन तीनों को यदि आप याद रखते हैं तो इसी से आपका पूरा त्रिकोणमिति चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी से। तो फिर इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम बता दें, सॉरी यहाँ P नहीं, यहाँ B होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ B है, यहाँ B होगा, और दूसरे में H H B H H B। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, P B P। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया P। P से क्या हो जाएगा? प्यार। P से प्यार। अगला है B, तो B से हो जाएगा बहुत। अब P से पागलपन, P से पागलपन। और अगला देख लीजिए, H है हिसाब, फिर ये H है हमेशा। तीनों में H H हो गए, यहाँ B होगा, ये देख लीजिए B होगा हमेशा। अब B से हुआ ब्रेन, तो कहेंगे ये क्या बना? तो इसको हम दिखाते हैं क्या बना। इसे आप देख लीजिए, प्यार बहुत इस ट्रायंगल को क्लीन ही कर दें, इसकी आवश्यकता है नहीं। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। और नीचे वाला क्या था? हिसाब हमेशा ब्रेन। यही रहा मेरा ट्रिक। आप इसे देख लीजिए, यहाँ आप डाल सकते हैं P, यहाँ डाल सकते हैं H, यहाँ डाल सकते हैं B, यहाँ डाल सकते हैं H, यहाँ डाल सकते हैं P, यहाँ तो ऑटोमेटिक B है ही। इन तीनों को क्यों नहीं आप याद कर लीजिए सेंटेंस में, और देखिए आपका त्रिकोणमिति खत्म। यानी कि एक ही सेंटेंस से आपका त्रिकोणमिति खत्म। आप इसे कह सकते हैं शॉर्ट एंड हॉट ट्रिक। यानी कि सिर्फ एक लाइन से आपका त्रिकोणमिति खत्म होगा। ये दोनों लाइन आप याद रखिए, और आज के बाद त्रिकोणमिति आपकी मुट्ठी में। तो चलिए आज अब हम इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, जस्ट इसके बाद अपलोड होगा। जहाँ से मैंने इसे स्टॉप किया है इसी के बाद आगे चलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।